डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। आपने कैसे माना कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा? मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा सर, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा, क्यों? हम कैसे मान लें? इसके पीछे रीजन क्या है? वोल्ट है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का गैप होगा उतना ही ज्यादा चार्जेस तेजी से फ्लो करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का गैप उतना ही ज्यादा चार्ज तेजी से फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा चार्ज तेजी से फ्लो करेगा उसी को तो बोलते हैं करंट। उसे क्या बोलते हैं? करंट। बढ़ाइएगा तो आर कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ जाएगा, भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ जाएगा, और इस तरह से बढ़ेगा कि जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप स्कोरर पे। तो जैसा कि हम सभी क्लास 10th का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, और पहले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज क्या होता है, उसके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे वो सब हमने किया था। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप वो समझ गए हैं तो आप रेडी हो चुके हैं क्या समझने के लिए? ओम्स लॉ। क्या समझने के लिए? ओम्स लॉ। अब ये कहता क्या है ओम्स लॉ, पहले ये समझते हैं। ओम्स लॉ दिया किसने था? जॉर्ज साइमन ओम। पूरा नाम था क्या? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या दिया था? V और I के बीच रिलेशनशिप बताया था। V और I के बीच रिलेशनशिप बताया था। V क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, बता दिया मैंने। I क्या होता है? करंट। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के बीच जो रिलेशनशिप बताने वाला लॉ है उसको बोलते हैं क्या? ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ कहता क्या है सर? रिलेशन मतलब, तो फिजिक्स और मैथ में कैसा रिलेशनशिप होता है? या तो दो टर्म क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही ना रिलेशनशिप होता है फिजिक्स और मैथ में, कि यदि कोई एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इस टाइप के रिलेशनशिप क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि यदि एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, तो आप समझते हैं कि V और I के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। तो जॉर्ज साइमन ने बोला कि यदि आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस कंडक्टर को दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के, उस कंडक्टर को दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब सर यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते जाए, वोल्टेज देते जाए किसी कंडक्टर को, उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस ध्यान देने वाला क्या बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ऐसा क्यों सर? यदि टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहेगा? टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? टेम्परेचर वेरी करने की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है। रेजिस्टेंस क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। कब? जब टेम्परेचर कंडक्टर के क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्यों? यदि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा और फिर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि क्या बोला था ओम ने कि I जो होगा, करंट जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। ठीक, किसी खास टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है तब ये फॉलो होगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहां जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट आता है? R। क्या आता है? R। तो हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। R क्या है यहाँ पे? R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। तो यदि R का मतलब रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकली डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकता है कि ये रेशियो है। क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो है किसका? वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट का। तो वही लिखा है मैंने, तो यही मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आया? अभी रेजिस्टेंस का एक और डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अच्छा, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे कि आपने कैसे मान लिया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा? आपने कैसे माना कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा?
मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा सर, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा, क्यों? हम कैसे मान लें? इसके पीछे रीजन क्या है ये समझिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, अब बुक में भी पढ़ लिए होंगे, नोट्स में भी पढ़ लिए होंगे क्या कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, भी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, भी घटाएंगे आई घटेगा, लेकिन क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जरा इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए और बताइए आप कि एक केस है ए और एक केस है बी। अब मैंने किया क्या है, दो बकेट है, दो बाल्टी है, इस बाल्टी में यहां तक पानी है, इस बाल्टी में बहुत कम पानी है, ठीक है। अब किया गया मैंने यहां से एक पाइप होल करके एक पाइप को कनेक्ट कर दिया, तो पानी फ्लो होगा कहां से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से पानी जाएगा इसमें, क्लियर। जिसमें ज्यादा पानी है और जिसमें कम पानी है तो ज्यादा पानी वाले में से कम पानी वाले में जाएगा, फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक केस लेते हैं इसमें जिसमें एक में ज्यादा है और एक में लगभग उससे थोड़ा सा कम है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं होल करके एक पाइप से। अब आप बताइए, अब आप बताइएगा कि पानी किसमें तेजी से फ्लो होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। केस ए में पानी तेजी से फ्लो होगा, केस बी में? तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर केस ए में, क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें पानी बहुत ज्यादा और बहुत कम है, जिस वजह से गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो पानी बहुत तेजी से, जिसमें ज्यादा है और जिसमें कम है, जिसमें ज्यादा है उससे बहुत तेजी से फ्लो होते हुए जाएगा, किसमें? जिसमें पानी कम है। समझ में आया? तो जरा इसी को रिलेट करते हैं कहां, पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मैंने बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप समझिए कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा गैप हुआ। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यदि 5 वोल्ट है और इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 10 वोल्ट है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का गैप होगा उतना ही ज्यादा चार्जेस तेजी से फ्लो करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का गैप उतना ही ज्यादा चार्ज तेजी से फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा चार्ज तेजी से फ्लो करेगा उसी को तो बोलते हैं करंट। उसे क्या बोलते हैं? करंट। कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो किस में तेजी से चार्ज फ्लो होगा? जिसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें ज्यादा जल्दी से चार्जेस फ्लो होंगे, और जितना जल्दी जल्दी चार्जेस फ्लो होंगे उतना ही जल्दी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि क्या होता है करंट का डेफिनेशन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दर। क्या बताता है? दर। रेट मतलब क्या होता है? दर, कि किस स्पीड से, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आप ही बताइए, जिस केस में ज्यादा पोटेंशियल गैप होगा उसी केस में ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तेजी से फ्लो करेंगे। समझ में आएगा? तो इसी वजह से बोला जाता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही जल्दी जल्दी चार्जेस क्या होंगे? फ्लो होंगे, और जितना जल्दी चार्जेस फ्लो होंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? पक्का? तो इसका रीजन आप समझ गए। ऐसे ही रटना नहीं है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, भी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, बी घटाएंगे आई घटेगा। क्यों? हम कैसे मान लें? उसका रीजन ये है। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया था कि रेजिस्टेंस क्या है? भी और आई का रेशियो। ठीक, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ध्यान से बोलिएगा। क्या कि यदि मैं भी को चेंज करूं, यदि मैं वोल्टेज को चेंज करूं, वोल्टेज को बदलूं, वोल्टेज का वैल्यू चेंज करूं, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? यदि मैं वोल्टेज का वैल्यू चेंज करूं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? सोचिए। तो बहुत बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे जी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल गलत। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कंडक्टर सेम ही है। ठीक, कंडक्टर तो बदलने जा नहीं रहे आप। तो आप बताइए, भी बढ़ाइएगा, भी बढ़ाइएगा तो आर कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ जाएगा, भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ जाएगा, और इस तरह से बढ़ेगा कि जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आया? एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले केस में है भी का वैल्यू 10 वोल्ट और आई का वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, कितना आएगा रेजिस्टेंस? 5 आएगा। 5 ओम होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। आगे पढ़ाएंगे अभी, क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं? भी को डबल कर देना हूं। जैसे ही भी को डबल करेंगे, 20 वोल्ट करेंगे, वैसे ही करंट भी तो डबल हो जाएगा, वैसे ही करंट भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। अब आप डिवाइड करिए वापस से, कितना आएगा? 5 ओम ही तो आएगा। इसीलिए बोला जाता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो भले ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ या घटाओ, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसी रेशियो में करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। उस वजह से जो ओवरऑल रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि आर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ गया? पक्का? तो हर चीज के पीछे रीजन है, आपको ऐसे ही रटना नहीं है। एक बार आप समझ लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं जरा करंट के यदि फॉर्मूला निकालना चाहें, इससे यदि करंट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या होगा। अब देखिए, यदि आई को इधर लाएं तो आई इक्वल क्या आ जाएगा? वी बाई आर। आई इक्वल क्या हो जाएगा? वी बाई आर। तो जैसे ही वी बाई आर हुआ तो यहां से क्या रिलेशनशिप मिल रहा है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, अभी भी पढ़े थे, बी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, भी घटाएंगे तो आई भी घटेगा। ठीक है सर। दूसरा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ सर? इनवर्सली का मतलब अभी अभी मैंने बताया था, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, लेकिन कब? जब भी कांस्टेंट रखे तब। ठीक है, आई जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, भी और आर पे, दोनों पे। तो यदि रेजिस्टेंस को फिक्स रख रहे हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। भी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, भी घटाएंगे आई घटेगा। ठीक, अच्छा, और यदि भी को कांस्टेंट रख रहे हैं और आर को चेंज कर रहे हैं तो आर यदि बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस यदि बढ़ाइएगा तो करंट क्या होने लगेगा? कम। और रेजिस्टेंस कम करिएगा तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्यों? अब हम बात करते हैं इसी को लेकर रेजिस्टेंस के बारे में कि क्यों सर रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो करंट क्यों कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट क्यों ज्यादा फ्लो होगा? क्यों ऐसा होता है? तो अब समझने जा रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। तो जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हो गया होगा? तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है सर? तो ये किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज करता है अपने अंदर से करंट को फ्लो होने में। अपोज करता मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देता, अपोज करता, उसको रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जिस वजह से ड्यू टू विच इट अपोजेज, ये क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है। क्या को अपोज करता है? करंट को। क्या को? करंट को। जो फ्लोइंग करंट है उसको अपोज करेगा। मतलब सर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो होगा। बिल्कुल सही। यदि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा। क्यों? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, समझ में आया रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से क्या करता है? करंट को फ्लो होने में अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो अभी अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आई। वी बाई आई अभी ओम्स लॉ से हमने डिराइव किया था। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाई आई, और मैंने बताया था कि भी जैसे ही बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसे ही आई भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जिस वजह से ये जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स रहता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ना ही भी पे डिपेंड करेगा ना ही आई पे, इन दोनों में से किसी पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है सर? जब भी पे नहीं डिपेंड करता, आई पे नहीं डिपेंड करता, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे है? ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग जरा देख लिया जाए इसका यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, अब मैंने बताया था कि फिजिक्स में जिस क्वांटिटी का यूनिट आपको निकालना है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है फॉर्मूला? वी बाई आई। वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ठीक है, यदि पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो बोलोगे ओम। क्या बोलोगे? ओम। लेकिन ये क्या है सर? तो ओम का सिंबल होता है ओमेगा। जैसे एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट को वी से डिनोट करते हैं, वैसे ही ओम को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। समझ में आया? क्लियर? तो ऐसा यूनिट भी क्लियर हो गया। अब जब भी ऐसा यूनिट आएगा, ठीक, तो उसका डिफिनेशन पूछेगा। तो पूछेगा क्या कि डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम को डिफाइन करिए। तो बोलोगे कि सर यदि वोल्टेज 1 वोल्ट देने पे यदि करंट 1 एम्पियर फ्लो हो तो बोलेंगे उस वायर का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। क्लियर है कि यदि वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं 1 वोल्ट और उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ
if we supply a potential difference of 1 volt through a conductor and the current flowing through it is 1 ampere, then we can say that resistance of this conductor is 1 ohm. समझ में आया कि यदि 1 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बोलेंगे उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है. कितना है? 1 ओम है. क्लियर? समझ में आया? अब बात करते हैं कि सर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नहीं वी पे नहीं ए पे, किस पे? पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे वो कंडक्टर बना है, चौथा है टेम्परेचर. अब समझते हैं इसको ध्यान से. क्या? पहला लेंथ के बारे में बात करते हैं. तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा. पहले आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए. रेजिस्टेंस क्या है? अपोज करने वाला प्रॉपर्टी, रोकने वाला प्रॉपर्टी. ठीक, करंट के फ्लो में अपोज करेगा, जाम लगाएगा. समझ में आ रहा है? तो उसको ध्यान से समझते एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से. मान लीजिए मुझे जाना है यहां से 10 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, और एक और मेरा स्टूडेंट है, उसको जाना है यहां से 30 किलोमीटर दूरी तक. तो किसको ज्यादा संभावना है जाम मिलने का? ठीक है, किसको ज्यादा ट्रैफिक मिलने का संभावना है? जिसका दूरी ज्यादा है. तो आप समझ गए होंगे कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा. लंबा वायर लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा सर? बिल्कुल हाँ. जितना लंबा वायर लीजिएगा करंट को फ्लो होने में उतना ही अपोज मिलेगा, उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा. और जितना कम लेंथ वाला वायर लीजिएगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा. समझ में आया? इसका आप रोड वाला एग्जांपल समझ गए कि जितना दूर तक जाएंगे ट्रेवल करते हुए उतना ही ज्यादा जाम मिलने की संभावना है, और जितना कम दूरी पे रहेंगे उतना ही कम जाम मिलेगा. तो वैसे ही है, जितना लंबा वायर लेंगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा मिलेगा, फ्लो करते करते जाएगा तो. और यदि इतना ही तक फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा. समझ में आया? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. यदि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम. समझ में आ गया लेंथ का? बात करते हैं एरिया का. एरिया को भी समझते हैं वही रोड वाला एग्जांपल से. मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जा रहा 4 लेन रोड से, चौड़े रोड से, और एक स्टूडेंट जा रहा बहुत ही संकरा रोड से, पतला रोड से. तो किसको ज्यादा जाम मिलेगा? पतले रोड से जो जा रहा है उसको ज्यादा जाम मिलेगा. सही बात है सर कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ट्रेवल करने में आसानी होता है. तो सेम वैसे ही जितना मोटा वायर लेंगे, जितना चौड़ा वायर लेंगे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, जितना मोटा वायर लेंगे उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, इसका मतलब कि उतना ही आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा. तो वही बात है कि आप यदि एरिया को ज्यादा रख रहे हैं इसका मतलब करंट आराम से फ्लो होगा. करंट आराम से फ्लो होने का मतलब कि रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम. अच्छा, एरिया यदि कम रख दीजिएगा तो जाम ज्यादा मिलेगा यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा. तो यहां पे देखिए तो कैसा रिलेशनशिप हो गया? एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा. इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. ठीक है, कि कंडक्टर का जो एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन? रेजिस्टेंस. जितना चौड़ा वायर, जितना मोटा वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम मिलेगा, और जितना पतला वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा. क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे. तो इसका तो कोई इनवर्सली डायरेक्टली है नहीं. आप ध्यान से समझिए कि बहुत सारे कंडक्टर्स का अपना अपना नेचर होता है. ठीक है, कोई ज्यादा कंडक्ट कर पाता है, कोई कम कंडक्ट कर पाता है. किसकी वजह से? उसका हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में. ठीक है, कि हर कंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टिविटी होता है. ठीक, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल से. जैसे कि कोई एक तांबा का वायर है और एक एल्युमिनियम का वायर है और एक सिल्वर का वायर है. तो आप ही बताइए किसमें ज्यादा कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसमें ज्यादा कंडक्ट होगा? बोलेंगे सर सिल्वर का वायर में, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, रुकावट बहुत कम होता है. तो नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है. नेक्स्ट है टेम्परेचर पे. अब बात करते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. ठीक है, तो टेम्परेचर मान लीजिए हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल. ठीक है, इन 2 के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, मेटल पे यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यदि प्योर मेटल है उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? तो बढ़ेगा. क्यों? ध्यान से समझिए, मेटल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है? कंडक्टर होते हैं वो, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, जिस वजह से उनमें टकराने का संभावना, मतलब पॉसिबिलिटीज, टकराएंगे और ज्यादा. जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. कोलाइजन की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. इस वजह से बोलते हैं कि यदि टेम्परेचर मेटल पे, प्योर मेटल पे बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और ज्यादा होने लगेगा. यदि टेम्परेचर घटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है,
बात करते हैं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल के क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन टेम्परेचर यदि बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली पैक्ड होने लगेंगे, मतलब लूज होने लगेंगे और हो सके फ्लो करने लगे। इस वजह से क्या होता है कि नॉन मेटल्स में यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, इसका मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ में आया, क्लियर। इसके बारे में डिटेल और आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि यदि एक लिमिट होता है उतना तक बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक लिमिट तक, तब तक रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और करंट फ्लो होगा आसानी से, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। उसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, पक्का। मेन है आपका लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर, ये समझ में आ गया। चारों पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देखिए एक और चीज है, क्या पूछता है, ग्राफ। क्या पूछता है, ग्राफ। V और I का ग्राफ क्या होगा, V और I का ग्राफ कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, आप फिजिक्स में बहुत पहले ही पढ़ लिए होंगे 9th क्लास में ही, क्या कि यदि दो क्वांटिटी के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, दो क्वांटिटीज के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशन होता है, तो उनका ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। आप इसको डाटा से समझ सकते हैं, क्या, मान लीजिए यहाँ पे है 5 वोल्ट, यहाँ पे है 1 एम्पियर, ये आ रहा है 5/1, ठीक है। फिर यहाँ पे यदि 10, तो ये कहां मिलेगा, 2 एम्पियर पे। कहां मिलेगा, 2 एम्पियर पे। ये यदि आ रहा है 15, तो ये कितना पे मिलेगा, 3 एम्पियर पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप ग्राफ बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मैंने याद रखना है कि V और I का ग्राफ कैसा जाएगा, क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करते हैं, इस वजह से उनका ग्राफ कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। समझ में आया, रेजिस्टेंस क्लियर, ओम्स लॉ पूरा डिटेल में क्लियर, क्यों I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, हम कैसे मान लें, वो क्लियर हुआ बकेट वाले एग्जांपल से, पक्का। यदि आप गांव में रहते होंगे तो खेत वाला एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा खेतों के बीच में बांध बनाए जाते हैं, और यदि बांध जितना ज्यादा ऊंचा होगा तो पानी का फ्लो उतना ज्यादा तेज होता है, ठीक। या बकेट वाले एग्जांपल से सभी समझ गए होंगे, क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और उसका सारा पॉइंट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रीजन के साथ, ऐसे ही नहीं रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।